नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर जयनारायण व्यास और आप देख रहे हैं खबरदार। दोस्तों, एक और बात मुझे आपसे कहनी है। खबरदार और द रियल डिबेट, ये दोनों चैनल्स जो हैं उनका आपसी कोलैबोरेशन हमने करवा दिया है। यानी द रियल डिबेट पे अगर जो वीडियो आता है वो आप खबरदार पे देख सकोगे, खबरदार पे आता है वो आप रियल डिबेट पे देख सकोगे। ये बात आपके ध्यान में रहे, इसीलिए मैंने आपको विशेष कर बताई। दोस्तों, आज की बात हमें जो करनी है उसका विषय है ये जेन ज़ी ने जो तूफान उठा रखा है, क्या भारत की राजनीति इससे बदलने वाली है? आज की कहानी दोस्तों किसी एक राजनीतिक पार्टी की कहानी नहीं है। आज की कहानी उस पीढ़ी की है जिसने बचपन में टीवी नहीं, मोबाइल का स्क्रीन देखा, जिसके लिए खबर सुबह अखबार में नहीं आती, हर सेकंड आती है, जिसके लिए नेता का भाषण सिर्फ मंच पर नहीं होता, इंस्टाग्राम रील में होता है, और राजनीतिक बहस सिर्फ संसद में नहीं होती, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी होती है। यह है जेन ज़ी। लेकिन सवाल यह है दोस्तों, क्या जेन ज़ी सिर्फ भारत की अगली युवा वोटर है या भारत की अगली राजनीतिक ताकत? आज के इस वीडियो के माध्यम से हमें वो तय करना है। खबरदार के दर्शकों के लिए आज एक वीडियो हमने पोस्ट किया है। इसके बावजूद भी हमें लगा कि आज जब ये टॉपिक इतना चल रहा है पूरे देश में चर्चा के माध्यम से, तो हम एक दूसरा वीडियो भी आज ही आपके लिए पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज राजनीतिक दल युवाओं तक पहुंचने के लिए अपनी रणनीति बदल रहे हैं। आपने देखा होगा, अमित मालविया बीजेपी के आईटी सेल को करीब एक दशक से ज्यादा समय तक वो हेड करते रहे। बदल दिया गया है, उनके बदले एक अलग किस्म का, अलग टेम्परामेंट के युवा को ये स्थान दिया गया है। तो राजनीतिक दल अपनी, मैं मानता हूं कि अपनी भूमि तराश रहे हैं। सोशल मीडिया पर युवा केंद्रित संवाद बढ़ रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण, जेन ज़ी खुद सवाल पूछ रही है, जो आज खबरदार में सीधा सवाल है। क्या जेन ज़ी का तूफान भारत की राजनीति बदलने वाला है? क्या सोचते हैं आप? आपकी इस मुद्दे पे कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। दोस्तों, हम पहले समझ लें कि जेन ज़ी आखिर है कौन, क्यों इतना सारा चर्चा उनके बारे में हो रहा है। आमतौर पर 1990 के दशक के अंत से लेकर 2010 के शुरुआती वर्षों में पैदा हुई पीढ़ी को जेन ज़ी कहा जाता है। लेकिन जेन ज़ी को सिर्फ उम्र से समझना गलती होगी। यह पहली ऐसी पीढ़ियों में से है जिसने डिजिटल वर्ल्ड को अपनाया नहीं, बल्कि उनमें जन्म लिया है। गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, शॉर्ट वीडियोस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके लिए टेक्नोलॉजी नहीं, जीवन का हिस्सा है। ये इनको कोई नए शब्द नहीं लगते, इनसे घबराते नहीं है, इनसे परहेज भी नहीं करते। आप यही कहो, उन्हें कोई तकलीफ नहीं रहेगी। आप इंस्टाग्राम कहो, आप शॉर्ट्स कहो, आप रील्स कहो, ये आज की इनकी टर्मिनोलॉजी की भाषा है। तो दोस्तों,
ये चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और यहीं से राजनीति का पूरा इक्वेशन कैसे बदलता है उसकी बात हमें करनी है। ज़ेन ज़ी यानी 1990 से 2010 के बीच पैदा हुई जो जनरेशन है, वो जो टीवी स्क्रीन नहीं बल्कि अपने मोबाइल स्क्रीन को देख के होश संभाला, जिसके लिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रील्स, शॉर्ट्स, ये इनकी आज की वोकैबुलरी है। हम ये जनरेशन की बात कर रहे हैं और यहीं से राजनीति का पूरा इक्वेशन बदलता है। पुरानी राजनीति में मॉडल था, नेता बोले जनता सुने। ज़ेन ज़ी के दौर में मॉडल अलग है। ये मॉडल है नेता बोले जनता तुरंत जवाब दे, एक क्षण का भी विलंब नहीं, तुरंत प्रतिभाव शुरू हो जाता है सोशल मीडिया पे। और अगर जवाब पसंद नहीं आया तो वही जवाब एक रील बन सकता है, एक मीम बन सकता है, एक हैशटैग बन सकता है और कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक ये पहुंच जाएगा। यही ज़ेन ज़ी की पहली राजनीतिक पहचान है, राजनीतिक ताकत है। दोस्तों समझ लीजिए कि ज़ेन ज़ी कोई उम्र नहीं है। ज़ेन ज़ी एक प्रभावक व्यक्तित्व है जिसके साथ सोशल मीडिया जुड़ता है और जिनके लिए ये शब्द जो मैंने कहे, चाहे रील हो, चाहे हैशटैग हो, चाहे मीम हो और कुछ हो, जिनके लिए इनके नई वोकैबुलरी की ये शब्द है जो हमारी पीढ़ी के वोकैबुलरी में नहीं है। तो ज़ेन ज़ी की जो मैंने बताया आपको, पहली राजनीतिक ताकत क्या है? वो है स्पीड। The speed at which they can respond, the speed at which they can react, ये इनकी पहली राजनीतिक ताकत है। अब के युवा अगर आप सोचते हैं कि वोट बैंक बनकर रह जाएंगे तो आपकी एक बहुत बड़ी गलती होगी। भारत में युवा हमेशा महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन आज फर्क यह है कि युवा सिर्फ मतदान नहीं कर रहा, नैरेटिव बनाने का हिस्सा भी बन रहा है। रोजगार, परीक्षा, पेपर लीक, ये मुद्दे और ये मुद्दों को लेकर एक तरह से नैरेटिव बनाना जिसमें शिक्षा, महंगाई, अवसर, एआई के कारण नौकरियों का भविष्य, ये सब मुद्दे युवा के लिए एब्स्ट्रैक्ट पॉलिटिकल स्लोगन्स नहीं है और अक्सर आज के पॉलिटिशियंस ये मुद्दों को समझते भी नहीं है। ये उनके जीवन के सवाल है। तो सही मायने में वो एल्विन टॉफलर की वो व्याख्या को सच करते हैं जो व्याख्या कहती है कि नॉलेज इज पावर and one who has earliest access to the knowledge shall be the most powerful। तो ये वो जमात है जो ज्ञान की वजह से न सिर्फ हमारे देश पर मगर पूरी दुनिया पे छा जाने वाली है। एक छात्र वर्षों तक कोई प्रतियोगिता की तैयारी करती है या करता है। मैं ऐसे सवालों की बात करने जा रहा हूं जो इनके लिए जीवन के बड़े सवाल हैं। अत्यंत मेहनत करके, रोज के 16 घंटा 18 घंटा मेहनत करके एक प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी करते हैं। वो परीक्षा में अगर गड़बड़ी हो तो उसके लिए यह सिर्फ प्रशासनिक गलती नहीं है, यह उनके भविष्य का सवाल है। एक युवा नौकरी खोज रहा है, उसके भविष्य पर हमला है। उसे सिर्फ जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा नहीं चाहिए, वो पूछेगा मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ है,
आपने बता दिया कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा दर से विकास कर रही है। ठीक है, अच्छी बात है, हम वी आर प्राउड इंडियंस। मगर मेरे लिए क्या है इसमें, मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज इसमें मैं तराश सकता हूं? और यही जेन जी का बड़ा बदलाव है। यह सिर्फ यह नहीं पूछती देश कितना आगे बढ़ा, यह पूछती है मैं इस विकास में कहां खड़ा हूं। अब वो हक मांगती है, अधिकार मांगती है, हिस्सा मांगती है। देश आगे बढ़ जाए सिर्फ उतनी बात से वो गौरव का अनुमान करे, गौरवान्वित हो, ये पीढ़ी गई। ये पूछती है कि अच्छी बात है देश आगे बढ़ रहा है, मगर मैं इसमें कहाँ हूं, मुझे क्या मिल रहा है, मेरा हिस्सा क्या होगा? अब ये जवाब इस पीढ़ी को चाहिए और आने वाले समय में इससे भी ज्यादा सवाल उठते रहेंगे। अब परिस्थिति राजनीतिक दलों की क्या है? वो आज तक दलगत राजनीति करते आए, उनके लिए विनेबिलिटी क्राइटेरिया है। आज तक कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति की, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाया, कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन की राजनीति की, इलेक्शन कमीशन का गलत उपयोग करके वो राजनीति की। ये राजनीति में आजकल के राजकीय दल माहिर है। तो अब उनसे दिलचस्प सवाल, अगर जेन जी सिर्फ एक सामान्य युवा वर्ग है तो राजनीतिक दल अपनी रणनीति क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है भविष्य की राजनीति सिर्फ रैलियों से नहीं जीती जाएगी। आज नेताओं को यूनिवर्सिटी कैंपस में भी जाना होगा, यूट्यूब पर भी आना होगा, इंस्टाग्राम पर भी दिखना होगा और शायद मीम की भाषा भी समझनी होगी। केंद्र सरकार की ओर से विश्वविद्यालयों तक मंत्रियों की पहुंच बढ़ाने की पहल सामने आई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी में भी युवा ऑडियंस तक पहुंचने के लिए इंस्टाग्राम और शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट का महत्व बढ़ा है। यानी राजनीतिक कम्युनिकेशन का बैटलफील्ड बदल रहा है। पहले सभा माध्यम थी, फिर सभा से चल के आगे बढ़े टीवी पे आ गए, टीवी के बाद फिर फेसबुक और ट्विटर, जो जिसके वारसदार अमित मालविया थे, और अब रील्स, शॉर्ट्स, मीम्स और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राजनीति वहीं जा रही है जहां युवा है। अब युवा नीति के पास नहीं जाएगा, अब की राजनीति जाएगी तो वो युवाओं के पास जाएगी, सामने चल के जाएगी, उनके जो प्रश्न है वो प्रश्नों को सुनेगी और प्रश्नों के उत्तर देने की तैयारी के साथ जाएगी। जमाना बदल चुका, राजनीति अब दलगत राजनीति या हिंदू मुस्लिम की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति या डिलिमिटेशन की राजनीति, इलेक्शन कमीशन के जरिए चलने वाली राजनीति, ये सब चीजें एक साथ डिब्बे में डालेगी, निकम्मी हो जाएगी। प्रश्न ये होता है दोस्तों कि जेन जी को असल में चाहिए क्या? जेन जी को भाषण से ज्यादा रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहते हैं, परिणाम चाहिए। उसे कहा जाए कि भारत विकसित होगा तो ये जनरेशन पूछेगी मेरी नौकरी कब मिलेगी। उसे अगर कहा जाए भारत विश्वगुरु बनेगा तो ये जनरेशन पूछेगी मेरी शिक्षा कब बेहतर होगी। उसे कहा जाए कि हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं तो ये जनरेशन पूछेगी डिजिटल इकोनॉमी में मेरा अवसर कहाँ है। उसे कहा जाए स्टार्टअप इंडिया, वह पूछेगी क्या मेरे पास
स्टार्टअप शुरू करने का इकोसिस्टम है। यानी स्लोगन से आगे बढ़ के आउटकम की राजनीति अब की बार युवाओं की राजनीति बनने वाली है। स्लोगन्स काफी हो चुके, अब की बार ये सरकार, अब की बार वो सरकार, छोड़ो बातें सब। अब आउटकम की राजनीति, क्या दोगे, कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, कितने समय तक मिलेगा, किसको मिलेगा, क्या मिलेगा, ये प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। और यही राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ा, मैं मानता हूं कि अगर बड़े से बड़ा कोई चैलेंज है तो सब राजनीतिक दलों के लिए जेन जी की ये एग्जैक्टिव भाषा और राजनीति, टेक्नोलॉजी और आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़ते हुए उनके प्रश्न अगर वो नहीं समझे तो धरे के धरे रह जाएंगे। क्योंकि जेनजी एक पार्टी की कोई परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं है। ये ऐसा नहीं कि ये इस कम्युनिटी के है तो इनको ही वोट देंगे, वो इनके नेता है ना। जेनजी स्वीकार भी कर सकती है, जेनजी वही चीज को, वही पार्टी को, वही दल को भगा भी सकती है अगर परिणाम जो उन्होंने बोला था वो न दिया गया तो। आज वो बीजेपी को पसंद कर सकती है, कल कांग्रेस को, किसी राज्य में रीजनल पार्टी को भी पसंद कर सकती है और किसी मुद्दे पर किसी भी पार्टी को रिजेक्ट भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो वफादारी है, लॉयल्टी है, वो अक्सर पार्टी से ज्यादा इशू के साथ बंधी हुई है। इशू क्या है? इनका नया राजनीतिक हथियार, जो मैं मानता हूं कि अणुबॉम्ब से भी ज्यादा घातक है, वो सोशल मीडिया है। अब आते हैं असली गेम चेंजर पर। असली गेम चेंजर का नाम है सोशल मीडिया। एक समय था जब पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए बड़े अखबार चाहिए था, फिर टेलीविजन आया, अब एक स्मार्टफोन आया, पूरा मीडिया इकोसिस्टम बन सकता है। एक वीडियो बनाया, किसी ने शेयर किया, दूसरे ने रिमिक्स किया, तीसरे ने मीम्स बनाए, चौथे ने उसका रिएक्शन बनाया और देखते ही देखते एक स्थानीय घटना राष्ट्रीय बहस बन सकती है। यही डिजिटल पॉलिटिक्स की ताकत है। एक छोटी सी घटना जो एक छोटी सी जगह पे घटित होती है, उसको राष्ट्रीय घटना बनते हुए देर नहीं लगती। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा खतरा भी है, फेक न्यूज, डीप फेक्स, एआई जनरेटेड वीडियोस, जिसमें आपको जस के तस दिखाया जाता है, आपका आवाज की भी क्लोनिंग की जा सकती है, बॉडी क्लोनिंग एंड आपके आवाज की भी क्लोनिंग की जा सकती है। हाफ ट्रूथ्स, आधे अधूरे सत्य को भी सत्य के कपड़े पहना के आपके सामने पेश किया जा सकता है। एल्गोरिदम आपको वही दिखाता है जिसमें आपके रुकने की संभावना ज्यादा हो, समझ लेता है आप बारी बारी से किस चीज को सर्च करते हो। एल्गोरिदम वही चीज आपकी ओर फेंकता है। अगर आप एक पर्टिकुलर चीज बारी बारी से ढूंढते हैं, जैसे कि आप न्यूट्रिशन के बारे में ढूंढ रहे, आप ढूंढते रहो, आपके सामने एल्गोरिदम न्यूट्रिशन से जुड़ी खबरों का ढेर लगा देगा। इसीलिए कभी कभी हमें लगता है पूरा देश यही सोच रहा है, जबकि वास्तविकता यह हो सकती है कि एल्गोरिदम ने सिर्फ यही दुनिया आपको दिखाई है। पूरा देश न्यूट्रिशन के लिए नहीं सोच रहा, पर एल्गोरिदम ने एक ऐसा हवा खड़ा किया
कि आप ये मानने लगे कि अरे मैं अकेला नहीं, पूरा देश न्यूट्रिशन के लिए सोच रहा है, जो हम पहले से देखना चाहते थे। और इसीलिए जैन जी की पॉलिटिकल पावर के साथ पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है, और यहाँ बहुत बड़ा खतरा खड़ा होने की संभावना है। 2029 2029 क्या जैन जी गेम चेंजर होगी? हमारे पार्लियामेंट इलेक्शंस होंगे। अब आता है ये बड़ा सवाल, 2029 क्या जैन जी 2029 का लोकसभा का चुनाव बदल सकती है? संभावना बिल्कुल है, लेकिन सिर्फ बड़ी संख्या होने से नहीं। युवा तभी निर्णायक राजनीतिक शक्ति बनेंगे जब वे वोट करेंगे, उनका टर्नआउट बढ़ेगा, उनके मुद्दे स्पष्ट होंगे और उनका वोट कई सीटों पर चुनावी मार्जिन को प्रभावित करेगा। तब जाके उनकी आवाज सुनाई देगी। और यही वजह है कि बीजेपी से लेकर कांग्रेस और दूसरी रीजनल पार्टीज जो है, ये सब दल, हर राजनीतिक ताकत युवा मतदाता को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो पार्टी युवा की भाषा समझ लेगी वह सिर्फ आज की राजनीति नहीं समझेगी, सिर्फ 2029 या 30 की राजनीति नहीं समझेगी, मगर उसके बाद की राजनीति भी आराम से समझ पाएगी और उसके ऊपर अपना काबू कैसे जमाना वो सीख जाएगी। युवा पीढ़ी की जब हम बात करें तो ये भी समझ लें कि ये पीढ़ी सवाल पूछती है, तुलना भी करेगी, फैक्ट चेक भी करेगी, और जरूरत पड़ी तो अपना ओपिनियन सार्वजनिक भी करेगी। उसमें उसके घर में उसके पिताजी क्या मानते हैं या बड़े भैया क्या मानते हैं, उसे कोई लेना देना नहीं। तो क्या जेन जी भारत की राजनीति बदलने आई है? मेरा जवाब है हाँ, लेकिन बदलाव शायद चुनावी नतीजों से पहले राजनीति की भाषा में आएगा। जेन जी कैंपेन बदल सकती है, कम्युनिकेशन बदल सकती है, पॉलिटिकल मार्केटिंग बदल सकती है, लीडर्स से सवाल पूछने का तरीका भी बदल सकता है। और इसकी वजह से आपको एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि अकाउंटेबिलिटी को ध्यान में या मद्देनजर रखते हुए जेन जी उसकी परिभाषा भी बदल सकती है। अब नेता कहेगा हमने यह वादा किया था, जेन जी पूछेंगे किया क्या? नेता कहेगा देखो आगे बढ़ रहा है, जेन जी पूछेगी मेरे लिए क्या बदला? नेता कहेगा हमने इतिहास बनाया, जेन जी पूछेगी भविष्य के लिए क्या बनाया? और शायद यही वो बदलाव है जिसे भारतीय राजनीति को सबसे ज्यादा गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली राजनीति में सिर्फ भाषण नहीं चलेंगे, डेटा चलेगा, डिजिटल नैरेटिव चलेगा, युवा मुद्दे चलेंगे, और सबसे ज्यादा चलेगी विश्वसनीयता। अगर आपने कहीं भी कोई गलत बात चलाने का प्रयत्न किया और पकड़े गए तो आपकी पूरी विश्वसनीयता खत्म होकर रह जाएगी। इसीलिए अगली बार जब आपको कोई युवा मोबाइल पर रील बनाते हुए दिखाई दे, उसे सिर्फ मनोरंजन मत समझिए। हो सकता है वह आने वाले भारत की राजनीति का नया माध्यम हो, और राजनीतिक दलों के लिए संदेश साफ है। राजनीतिक दलों के लिए संदेश बिल्कुल साफ है। जैन जी को सिर्फ वोटर मत समझिए, क्योंकि जो पीढ़ी एक वीडियो से लाखों लोगों को जोड़ सकती है, वही पीढ़ी एक दिन चुनाव का परिणाम भी बदल सकती है। बिल्कुल समझ लीजिए। वही पीढ़ी
एक दिन चुनाव का परिणाम भी बदल सकती है। भारत की अगली राजनीतिक क्रांति शायद संसद से शुरू ना हो, शायद किसी बड़ी रैली से भी नहीं, शायद वह शुरू होगी एक मोबाइल स्क्रीन से। और इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। जेन जी को जिम्मेवारी से बरतना होगा। देश हित में जो बात है, क्या देश हित में नहीं है, निरीक्षण विवेक करते सीखना होगा। और हमें जेन जी जो भाषा समझती है, जो नैरेटिव सेट करती है, जो डिजिटलाइजेशन की बात चल रही है, उस रास्ते पे हर राजनीतिक दल को चलना होगा। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जयनारायण व्यास, आपका दोस्त। खबरदार के लिए आज तक बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते रहेंगे। आपके इस बारे में ख्याल क्या है, जरूर हमें बताइए। खबरदार एक नई चैनल है दोस्त, 100 के करीब अभी हमारे सब्सक्रिप्शन है, और उसे वहां से आगे बढ़ा के ले जाना। एक और चैनल है इसीलिए नहीं, मगर ये चैनल जयनारायण व्यास की चैनल है, जो खुद अपने आप में इस तरह की बातें करने की हैसियत रखता है। आप उस व्यक्ति की चैनल देख रहे हैं, उस व्यक्ति को आपका प्रेजेंटर देख रहे हैं, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंबई का पोस्ट ग्रेजुएट है, जिसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के डायरेक्टर प्रोफेसर बकुल धोलकिया के नेतृत्व में, गाइडेंस में, मैनेजमेंट में पीएचडी किया है, जो अर्थशास्त्री की हैसियत से जाना जाता है, 8 अखबारों में कटार लिखता है, ओरेटर है, कम्युनिकेटर है, अच्छी कॉलेजों में पढ़ा चुका है, पब्लिक लाइफ में रह चुका है, 4 बार विधायक बन चुका है, 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर गुजरात का रह चुका है, आरोग्य मंत्री की हैसियत से उसने जो काम किए आज भी गुजरात की प्रजा उसे याद करती है। तो दिस इज नॉट जस्ट वन मोर मी टू टाइप चैनल नहीं है, ये एक आपके जैसे ऐसे प्रोफेशनल व्यक्ति द्वारा किया जा रहा प्रयास है, जो अकेला है, उसमें उसे कोई घबराहट नहीं लगती। आज एआई से लेकर अनेक टूल्स उसके साथ है, 40 से ज्यादा किताबें उसने लिखी, कई अच्छे से अच्छी शिक्षा संस्थाओं में पढ़ाया भी है। तो आप जब जयनारायण व्यास से बात करते हैं, तो आप एक इंजीनियर से बात करते हैं, मैनेजमेंट डॉक्टरेट से बात करते हैं, इकोनॉमिक्स से बात करते हैं, कॉलमिस्ट से बात करते हैं, पब्लिक लाइफ फंक्शनरी से बात करते हैं, फॉर्मर विधायक से बात करते हैं, फॉर्मर मिनिस्टर से बात करते हैं, और आज भी जो प्रवृत्त है वो एक यूट्यूब चैनल के क्रिएटर के रूप में आपके सामने मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। और इसीलिए दोस्तों, मैं आपके सामने एक विनती लेकर खड़ा हूं कि खबरदार को आप इतना आगे बढ़ाए कि आपको विश्वसनीयता की, जिसमें आपको फिक्र न करनी पड़े, चिंता न करनी पड़े, ऐसे समाचार चल चला के सामने से मिलते रहे। और आप जेन जी है, सही ना? मैं आपको कहना चाहूंगा, एज इज जस्ट ए नंबर। आदमी बूढ़ा तब होता है जब सीखना बंद करता है, और मैंने सीखना बंद नहीं किया। आज भी 12 घंटे काम करता हूं, पढ़ता हूं, रिसर्च करता हूं, और 8 अखबारों के लिए कॉलम लिखना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यूट्यूब चैनल चलाना, मेरी द रियल डिबेट चैनल, जिसके करीब 55,000 प्लस सब्सक्राइबर्स है, 4 साल हो गए उसे, और संख्या की दृष्टि आपको चाहे उतनी इंप्रेसिव न लगे, मगर गुजरात के एक क्लास में, वर्ग में, एक विशिष्ट वर्ग जो अफसरान है,
एकेडमिशियंस हैं, जुडिशियरी में हैं, वो लोग उसकी विश्वसनीयता के लिए द रियल डिबेट देखते हैं। अब मैं हिंदी में इसको विस्तृत कर रहा हूं पान इंडिया प्रेजेंस के लिए। मुझे अपेक्षा है आपकी, आपके सहकार की। आशा है आप जरूर मेरे साथ सहकार करेंगे, क्योंकि मैं ज्ञान के साथ चलता हूं, एल्विन टॉफलर के साथ चलता हूं, जो कहता है नॉलेज विल बी द पावर एंड हु हैज अर्लीस्ट एक्सेस टू द नॉलेज शैल बी द मोस्ट पावरफुल। शायद आपको जान के ताज्जुब होगा कि कोर्सिव का पूरा कोर्स मैंने किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैं डील करता हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बाकी की जो बातें कही आपने वीडियो से लेकर शॉर्ट्स और रील्स की, वो मेरे लिए नई नहीं है। तो मैं आपसे यही बात कहूंगा कि एक 5-6 दशक का अनुभव और एक युवा जैसी सोच, इसका समन्वय अगर आपको देखना है, खबरदार देखते रहिए। हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक ढीला भी आपको खर्चा नहीं करना है। हमारे हौसले बुलंद होंगे, हम कुछ और लोग जो देंगे उनसे अच्छा ही कुछ आपको देंगे, क्योंकि हम आपसे डिजिटल नैरेटिव की भाषा में बात कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।